डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास। एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पूरे सेशन में क्या किया है। एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्लास के डफर स्टूडेंट हैं या टॉपर स्टूडेंट हैं। एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्लास में पढ़ाई करते थे कि नहीं करते थे। एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पूरे सेशन में किया क्या है और क्या नहीं किया है। एग्जामिनर को फर्क पड़ता है आपने बोर्ड एग्जाम की उस कॉपी में किस तरह से परफॉर्मेंस किया है। इसलिए हार्ड वर्क की नहीं, अब स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है और उस स्मार्ट वर्क के द्वारा भी आप बोर्ड एग्जाम में बहुत बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो। जिसके लिए सबसे पहली स्ट्रेटजी आती है आपको अपनी कॉपी कैसे लिखनी है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, कॉपी कैसे लिखनी है। सिर्फ उसके रूल्स को और इंस्ट्रक्शन को समझिए जिसको हम लोग स्मार्ट वर्क के नाम से जानते हैं। और बोर्ड एग्जाम के समय सिर्फ बोर्ड एग्जाम पर ही फोकस करें, ना कि अपने के बारे में, ना ही अपनों के बारे में सोचें। किसी प्रकार का कोई डिजिटल इक्विपमेंट आपके पास नहीं होना चाहिए। आपको बोर्ड एग्जाम पेपर देते समय अपने पास सीमित मात्रा में रुपए रखने और साथ में याद रहे कि उस रुपयों में किसी प्रकार का कोई वर्डिंग मेंशन ना हो। बोर्ड एग्जाम के समय आप अपने सीट पे और अपने सीट के आसपास ध्यान से देखते रहे कि किसी प्रकार का कोई अनर्गल कागज किसी दूसरे स्टूडेंट के द्वारा तो नहीं फेंका गया। याद रहे आपके पास किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा पेपर नहीं होना चाहिए जिसमें कुछ किसी भी विषय के संबंधित कुछ लिखा हुआ हो। बोर्ड एग्जाम जब देने जाए उस समय अपने साथ ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल जरूर लेके जाए। जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहे हैं उनके बारे में बार बार सोच के आपको डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि सारे बच्चों को सारे क्वेश्चन आ ही रहे हो, फिर भी बच्चे मार्क लेके आते हैं ना। तो आपको भी वही स्ट्रेटजी अपनानी जिसको मैंने कहा था कि उसकी जगह कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन रेडी करके जाइए जो नहीं भी आ रहे हो फिर भी आप उनका आंसर लिख सको। याद रहे आपकी कॉपी में हैंड राइटिंग, आपकी प्रेजेंटेशन टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए। किसी एक ही क्वेश्चन के आंसर को अलग अलग कॉपी के दो अलग अलग पेज पर नहीं लिखना है। जैसे किसी एक क्वेश्चन के आंसर को पेज नंबर 6 पे और शेष उसके आंसर को पेज नंबर 10 पे, मूर्खता होगी। जहां पर भी आवश्यक है, जिस सब्जेक्ट में भी इंपॉर्टेंट है, वहां पे आप डायग्राम जरूर बनाएं। किसी भी क्वेश्चन के आंसर को उतना ही लिखें जितना सफिशियंट है, उससे ज्यादा ना लिखें। एक अंक के प्रश्न को एक पेज से ज्यादा ना लिखें, वो मूर्खता होगी। मोस्टली वर्ड्स के मिड में आपको कुछ ना कुछ गैप जरूर छोड़ना है जिससे टीचर को कॉपी चेक करने में आसानी हो और आपको कम से कम वर्ड में अधिक से अधिक पेज फिल। कॉपी के लेफ्ट साइड के पार्ट में कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ें, स्केल से एक लाइन करें जिससे आपको कम से कम वर्ड का यूज करना पड़े। प्रत्येक उत्तर के मिड में कम से कम 3 लाइनों का गैप करें, यानी नए प्रश्न की शुरुआत, नए आंसर की शुरुआत आपको नए पेज से ही करनी। इस बात को अपने माइंड में बैठा लेना है। प्रत्येक सेक्शन के सारे प्रश्न एक साथ लिखें। जिस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से आपको आता है उसको आप सबसे पहले लिखने का कोशिश करें। जितना हो सके उतना मैंडेटरी होगा आपके लिए, कॉपी के पहले पेज को उतना बेटर से बेटर लिखें। जी, आपको मॉडल पेपर को पढ़ना नहीं है, आपको मॉडल पेपर को समझना है कि किस कैटेगरी के क्वेश्चन मॉडल पेपर में इन्वॉल्व हो रखे हैं, कितने सेक्शन से हमारा पेपर बन रहा है। 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अगर 4 सेक्शन है, इस चीज को आपको पढ़ना था। सेक्शन ए के क्वेश्चन कितने मार्क्स के और किस कैटेगरी के, ये आपको रीड करना है। सेक्शन बी के क्वेश्चन कितने मार्क्स के और किस कैटेगरी के, ये आपको रीड करना है। सेक्शन सी के क्वेश्चन किस कैटेगरी के और कितने मार्क्स के, ये रीड करना है। सेक्शन डी के क्वेश्चन किस कैटेगरी के और कितने मार्क्स के, ये रीड करना है। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटजी बनाना। इस कैसे है कॉपी लिखने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातें याद रखनी है कि उस सेक्शन को सबसे पहले आपको टच करना है जो आपको बहुत बेस्ट तरीके से आ रहा हो। ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि आप जिस सेक्शन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट होंगे। इसके बाद न्यू सेक्शन आप मेंशन करोगे। एक साथ में एक बात ये भी आपको याद रखनी है, जब किसी एक सेक्शन को आपने मेंशन कर दिया कॉपी में तो उसके सारे क्वेश्चन सीरियल से जाने चाहिए। इसके बाद जब एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तभी अनदर सेक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन आपको आ ही रहे हो। इसके लिए बेस्ट रणनीति है आप उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको माइंड में होगा कि समथिंग कितना पेज कवर कर सकता है, और ये आप डिसाइड कर सकते हो उस क्वेश्चन के मार्किंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग, कितने मार्क्स का क्वेश्चन और कितने पेज में आंसर जाना चाहिए। इस हिसाब से आप उसका आंसर नंबर मेंशन कर दीजिए और उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए। सेक्शन ए स्टार्ट किया तो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन, सेक्शन बी स्टार्ट किया तो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन, सेक्शन सी स्टार्ट किया तो सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके लिए स्पेस छोड़ो, आंसर नंबर मेंशन करके होल्ड करो। आफ्टर सम टाइम व्हेन यू हैव गॉट टाइम इनफ, आफ्टर टाइम
तो आप उस समय उसको कैलकुलेट कर सकते हो। चलो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, कोई एक क्वेश्चन का कुछ पार्ट आपको आ रहा है, कुछ पार्ट नहीं आ रहा, तो आप उस क्वेश्चन का जितना पार्ट आ रहा है उसको नोट डाउन करिए, जो पार्ट नहीं आ रहा उसको उस स्पेस उतना दे दीजिए, और आफ्टर सम टाइम जब आप फ्री हो जाओ, जब आपको लगे कि नहीं अब मैं उसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, तो वापस आ जाओ। ये नहीं होना चाहिए किसी एक क्वेश्चन का हाफ पार्ट फर्स्ट पेज पे और सेकंड पार्ट 8th पेज पे हो गया। इस कैटेगरी को भी चेंज करना है। हर एक नए सेक्शन को बहुत ध्यान से सुनना, हर एक नए सेक्शन की शुरुआत आपको नए पेज से ही करनी है। सेक्शन ए, अगर सपोज करो इस तरह से आपका पेज है, ये पेज है, सपोज करो कि सेक्शन ए आपका यहां तक कंप्लीट हो गया, इस पेज का नीचे का ये डाउनवर्ड हिस्सा बचा हुआ है। अब इसको क्या करना है, तो आप सेक्शन बी यहां मेंशन नहीं करोगे, यहां पे आप लोग सेक्शन बी मेंशन करोगे नेक्स्ट पेज पे जाके। और प्रत्येक पेज पे आप ये पॉइंट जरूर अप्लाई करना, पीटीओ, ये आपको हर एक पेज पे मेंशन करना है। इस तरह से इसके ऊपर एरो का साइन बनाना है। ये अपने राइट साइड वाले पेज के बिल्कुल कॉर्नर पे नीचे डाउन साइड आपको ये पीटीओ वर्ड यूज करना है। जैसे एमसीक्यू हो जाते हैं, एमसीक्यू के आंसर तो आपको एक वर्ड में दे सकते हो, एक लाइन में दे सकते हो। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आपको एक घर से स्ट्रेटजी आपको बनानी कि एक पेज पे आपको 3 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करोगे, जैसे ये पेज है, यहां मेंशन किया आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का ए, अब यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। फिर इसके बाद एक लाइन का गैप दो, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का बी, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आंसर मेंशन करो। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का सी, यानी अगर सब सेक्शन वाले पार्ट है और अगर क्वेश्चन अगर एमसीक्यू आपके 1 2 3 4 5 पड़े हुए हैं, तो 1 लिखो आप, यहाँ पे सीधा आंसर लिखो। फिर यहाँ पे आंसर नंबर 2 डायरेक्ट आंसर, आंसर नंबर 3 डायरेक्ट आंसर। समझ में आया, आंसर नंबर 3 नहीं लिखना है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। और पेपर में बिल्कुल आपको याद रखना है कि किसी प्रकार के किसी क्वेश्चन को भूल के भी नोट डाउन नहीं करना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो भी क्वेश्चन है 99% नए पेज से शुरू होना चाहिए। कोई सा भी आप आंसर लिख रहे हो नए पेज से स्टार्ट करोगे, चाहे वो सब सेक्शन हो या इनकेस कोई भी हो। अब सपोज करो बात आती है कि सर एक पेज ऐसा हुआ, एक आंसर था, एक पेज तो पूरा कवर हो गया और इसका कुछ आंसर दूसरे पेज पे जा रहा है। सपोज करो बेटा, जैसे किसी क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे थे, यहाँ पे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, इस केस में क्या हुआ, ये पेज पूरा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पेज पे आते हैं, तो सेकंड पेज को यहाँ पे हम फॉर्म कर दे रहे हैं अनदर टाइप से। सपोज करो सेकंड पेज में उसका आंसर इतने प्लेस में आया, इतना स्पेस बच रहा है। इस केस में हम कैसा डिसीजन ले, क्या हमें नेक्स्ट पेज से ही शुरू करना चाहिए? नहीं, इस केस में आपको 2 से 3 लाइनें को गैप देना है और 2 से 3 लाइन का गैप देने के बाद में मिड पेज से फिर से नए आंसर को मेंशन कर देना है। ये आपकी स्ट्रेटजी काम कर सकती है। मींस कहने का ये है कि जब भी 3 लाइन का गैप देने के बाद अगर हाफ पेज रिमेनिंग है, तो आप नए क्वेश्चन को उसी वहीं से शुरू कर दीजिए, उस 3 लाइन को गैप देके। अगर हाफ पेज पे आपका आंसर कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद नए क्वेश्चन की शुरुआत नए पेज से ही होनी है। ये याद रखिएगा, यानी 99% केसेस में आपको इसी बात का याद रखना है कि आपको न्यू पेज से शुरुआत करनी है। दूसरा, एक चीज ये भी आपको याद रखनी है कि सपोज दैट आपने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए और आपने 3 पेज का गैप छोड़ दिया, और जो 8th वाला आपका क्वेश्चन था वो 2 पेज में कंप्लीट हो गया और 1 पेज आपका छूटा हुआ है। तो याद रखना, ऐसे केसेस से बचने के लिए उसमें आप लिख देना बाई मिस्टेक इट इज रिमेनिंग। मींस लिखना इसलिए जरूरी है, एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि आंसर यहीं तक है, ऐसा ना हो कॉपी को वहीं होल्ड कर दे, आगे चेक भी ना करे। इसलिए आपको इन चीजों का भी बहुत याद रखना है। हर पेज पे जब तक आपका डाटा नोट डाउन है, यहाँ राइट साइड कॉर्नर में पीटीओ वर्ड पीटीओ वर्ड पीटीओ वर्ड मोस्टली नोट डाउन होना चाहिए। आप कॉपी में किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की हम्बल रिक्वेस्ट नहीं होगी कि मुझे पास कर दीजिए, हमारी शादी टूट जाएगी, हमारा रिश्ता टूट जाएगा, हम फेल हो जाएंगे तो हमें सुसाइड करनी पड़ेगी। इस तरह की कोई हम्बल रिक्वेस्ट काम नहीं करती है। इससे निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपकी कॉपी को, और वो टीचर बेटर तरीके से चेक करता है, क्योंकि वो समझता है कि बच्चा ये अच्छा नहीं है। दूसरा, जितना बेटर हो सके उतना बेटर करने की कोशिश करिए राइटिंग को। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे पर्सन की पर्सनालिटी उसके कपड़ों से दिखाई देती है, वैसे ही जैसे बॉडी लैंग्वेज को आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस के लिए आपको बताया जाता है कि बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वैसे ही आपकी कॉपी में हैंड राइटिंग का इंपॉर्टेंस है। हैंड राइटिंग बताती कि आपके द्वारा लिखा के आंसर कितना एक्यूरेट हो सकता है, क्योंकि 99% केसेस में टीचर्स के पास इतनी कॉपी, ढेर सारा डाटा, और पूरे सेशन में टीचर पढ़ा पढ़ा के इतना बोर हो जाता है कि वो थका हारा पहुंचता है, अजीब सा महसूस करता है, तो वो कॉपी को इरिटेट होकर चेक करता है। इस केस में आप कोशिश करिए, आप राइटिंग जितनी अच्छी लिखोगे तो आपका गलत आंसर भी सही करके चेक कर दिया जाएगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आ ही जाए। इससे बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो आंसर आ रहे हैं उनको तो लिख दीजिए, जो नहीं आ रहे हैं उनको आप बाद में लिखिए, और बाद में लिखने के साथ साथ
आंसर को बना बना के लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरा ये भी आपको याद रखना है कि कॉपी में किसी प्रकार के किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल किसी हाल में नहीं छोड़ना है। आप सोचोगे सर मैं खुद नहीं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन छूट जाते हैं। उसका रीजन है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को आपको घर से ही करके जाना है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा तो यकीन मानो आंसर आपके छूटेंगे नहीं। आप सोच रहे हो सर टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, जो मैंने कहा था ना मैं बाद में बताऊंगा, तो सुन लीजिए। टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना है कि आपका 70 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, 70 मार्क का एग्जाम 3 आवर्स में हो रहा है, और आपके 3 सेक्शन आने वाले हैं पेपर में। तो आप समझ लो कि 1 आवर हमें पर सेक्शन को देना है, 1 आवर पर सेक्शन को देना है, 1 आवर पर सेक्शन को देना है। सपोज करो सेक्शन ए आपका 30 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो 30 मिनट में अगर आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो रहा है, शेष 30 मिनट को आप अनदर सेक्शन में डिवाइड कर दो, सेक्शन बी को और दे दो 15 मिनट, सेक्शन सी को और दे दो 15 मिनट। यानी ये घर से आपकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि सेक्शन ए में अगर 10 क्वेश्चन है, उस 10 क्वेश्चन को हमें 1 आवर में कंप्लीट करना है तो 1 आवर में करना है। अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो हमें एवरेज कैसे भी मेंटेन करना है। ये आइडियोलॉजी आपकी अगर घर से बनी हुई होगी तो यकीन मानो आपको कोई भी बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके आंसर नहीं छूटेंगे। ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग के 4 प्रश्न को आप 2 घंटे तक सॉल्व करते रहे और लास्ट के आप 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 घंटे का टाइम है। इस तरह की स्ट्रेटजी से आप मिस्टेक हो जाएगी, आपका लॉस हो जाएगा। इस तरह से चीजों को भी याद रखना है। कॉपी में जैसा कि आपको मालूम है कि किसी प्रकार की हम्बल रिक्वेस्ट नहीं करनी है, तो आपको कॉपी में किसी भी धार्मिक चिन्ह या धार्मिक शब्द का भी प्रयोग नहीं करना है। इन चीजों से भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप जिस धर्म को या जिस चीज को मानने वाले हो सकता है सामने वाला ना पसंद करता हो, और बोर्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए कॉपी में किसी प्रकार के धार्मिक चिन्ह या धार्मिक शब्द का प्रयोग नहीं करना है। ना ही किसी को 786 बना लिखना है, ना ही किसी को ओम, या ना ही किसी को किसी प्रकार के अनर्गल शब्द का प्रयोग करना है, ना ही गाली गलौज करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट वर्तमान में मोबाइल नंबर लिख के आते हैं, कहते हैं प्लीज सर फोन पे कर देंगे, या दैट्स अ फैक्ट जो मोस्टली होता है। लेकिन इससे आपको बचना है। इससे बेनिफिट होता है, लेकिन उस स्थिति में ही इसका बेनिफिट ले सकते हो जब आप कॉपी में लिख के आते हो। अगर आप कॉपी में लिख के नहीं आते और इस तरह के बेनिफिट के लिए आप इमेजिनेशन करते हैं तो आप रॉन्ग हैं, आपकी ये इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। अब हम कुछ आपको बेसिक पॉइंट और बता देते हैं जिनको आपको फॉलो करना ही करना है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी एडवाइस पसंद आई होगी। इफ आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।